नमस्कार। मेरा नाम शिशिर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के। पेट्रोल डीजल एक ऐसा विषय है जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है, चाहे दाम बढ़ जाए या दाम घट जाए। दाम बढ़ जाए तो आम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, सरकार की आलोचना होने लगती है, केंद्र की भी आलोचना होती है, राज्य सरकारों की भी आलोचना होती है और इसी के साथ ये चर्चा भी गरमाने लगती है कि इसे जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा है। दाम जब कम हो जाते हैं तो फिर सरकार की परेशानी और खास तौर पर राज्य सरकारों की परेशानी ये होती है कि उनकी कमाई में कमी की आशंका होती है। तो दोनों ही पहलू जो है वो कहीं ना कहीं से विवाद का विषय बना रहता है, बहस का विषय बना रहता है। आज हम इसी के विभिन्न तथ्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक बात आपको यह समझना चाहिए कि जब कभी भी हम पेट्रोल और डीजल की चर्चा करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो है जो पूरी तरह से राजनीतिक है, जो विशुद्ध तौर पर राजनीतिक है, और दूसरा जो है वो विशुद्ध तौर पर आर्थिक है। आज हम जिन मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं वो आर्थिक मुद्दे ज्यादा हैं और इनमें से कौन से ऐसे तथ्य हैं, इनमें से कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, तो वहां पर हम इन पांच चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। पांच जो आर्थिक मुद्दे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला जो है कि गाड़ियों की आबादी क्या है, दूसरा यह है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कितनी होती है, तीसरा यह है कि कर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है। अलग अलग कर लगाए जाते हैं, केंद्र की ओर से अलग है, राज्य सरकारों की ओर से अलग है। फिर आपका एक मामला जो सबसे ज्यादा इन दिनों बहस में है, सबसे ज्यादा इन दिनों जिस पर चर्चा हो रही है कि पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, आखिरकार परेशानी क्या है। और जो पांचवा मुद्दा है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। और पेट्रोल और डीजल और महंगाई का सीधा सीधा संबंध है। ये दो तरीके से, ये जिसको कहते हैं ना दोहरी मार करता है, वो दोहरी मार क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात अब अगर आप करें तो पेट्रोल डीजल में एक जो बड़ा मुद्दा आता है कि ये पेट्रोल और डीजल क्यों हमेशा से चर्चा में रहता है, क्यों हमेशा से सुर्खियों में रहता है। तो एक बात आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आप दो ग्राफिक देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, पहला अगर आप देखें क्रूड यानी कि कच्चे तेल की कितनी जरूरत है, तो अगर कच्चे तेल की हम जरूरत की बात करेंगे तो लगभग 85% हमारा जो है वो इंपोर्ट से यानी कि आयात हम करते हैं और सिर्फ 15% ऐसा है जो कि हम घरेलू स्रोत से जुटाते हैं। अब ये जब 85% है, यहां पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यहां पर होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कभी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, दाम बढ़ते हैं। आप इसको यह भी समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत क्या कहता है। सामान्य सिद्धांत यह कहता है कि मांग और आपूर्ति के बीच में किस तरीके का संबंध है। अगर आपकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपूर्ति कम हो तो जाहिर सी बात है कि उससे भी आपकी कीमत पर असर पड़ेगा। मांग अगर बहुत कम है, आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, कीमतों के ऊपर असर पड़ेगा। तो जब हम कहते हैं कि मांग बहुत ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। और जब मांग कम हो जाए और आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका नुकसान उत्पादक को उठाना पड़ता है। हम किस श्रेणी में आते हैं? हम आते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में। और यही वजह है कि ये जो 85% आप इस पाई चार्ट का, इस ग्लोब का जो एक आप बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, जो 85% है, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी परिस्थितियां होंगी उतना ज्यादा हमको पैसे चुकाने होंगे। यानी कि जब हम ऊंची लागत पर खरीदेंगे तो हमें उसके लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। जब 85% हम बाहर से लाते हैं और बाहर की परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, प्रतिकूल हैं, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आप दूसरा ग्राफिक देखें जो कि नेचुरल गैस है, यानी कि आपके घर में जो पाइप नेचुरल गैस, जिस पाइप के जरिए जो आपके रसोई घरों में गैस आता है, या फिर हम अगर सीएनजी की बात करते हैं जिनके जरिए गाड़ियां चलती हैं, वहां पर भी लगभग 55% ऐसा है जो कि हम विदेशों से मंगवाते हैं। यानी कि हमारी जरूरत का आधे से ज्यादा जो है वो विदेशों से आता है। तो अगर कच्चे तेल की बात करें तो 3/4 से भी ज्यादा, और अगर हम गैस की बात करें तो आधे से भी ज्यादा। नतीजा क्या होता है कि जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बढ़ेगी तो जो खुदरा कीमत है, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, रसोई गैस के सिलेंडर की बात कर लें,
पाइप के जरिए आने वाले गैस की बात कर ले, सीएनजी की बात कर ले, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और अंत में एक आम उपभोक्ता के लिए परेशानी है। अब उस आम उपभोक्ता के लिए परेशानी और बढ़ जाती है जब कर की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा कर लगाए जाने लगते हैं तो उसका भी असर आपकी खुदरा कीमतों पर पड़ता है। ये इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक और पहलू पे जानना चाहिए, वो है आपके देश में गाड़ियों की स्थिति किस तरीके से है, उसकी आबादी किस तरीके से है। लेकिन उसके पहले अगर आप 3 तथ्यों पर ध्यान दीजिए कि जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी, खुदरा जो कीमतें हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से उस पर कर लगाती हैं। और जो तीसरा पहलू है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि मांग और आपूर्ति के बीच की क्या स्थिति है। यानी कि मांग अगर बढ़ रही है और आपूर्ति या तो उसी जगह पर टिकी हुई है जो पहले थी, या आपूर्ति में कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत पर असर पड़ेगा। तो हमारा इस समय का जो अनुमान है कि देश में पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो 14% और 8%, यानी कि पेट्रोल की खपत में 14% की बढ़ोतरी होने वाली है और डीजल की खपत में 8% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये अनुमान अलग अलग संस्थाएं लगाती हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल तक जो महामारी है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा, उसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा, उसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरे जाने में काफी कमी कर रहे थे। तो उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो मांग थी उसमें थोड़ी हमने कमी देखी, लेकिन अब फिर से वो मांग जो है वो बढ़ने लगी है। लेकिन उसी अनुपात में, उसी हिसाब से आपूर्ति नहीं बढ़ रही है और कई जो उत्पादक देश हैं उनकी कोशिश ये है कि आपूर्ति को उसी स्तर पर बनाए रखा जाए, या अगर बढ़ोतरी भी की जाए तो एक थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए। तो अगर आप देखेंगे कि मांग 10 पे बढ़ जाए और आपूर्ति जो है बढ़ करके 6 से 8 हुआ, 10 नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर कीमत पर पड़ेगा। और इसके अलावा जो कच्चे तेल की कीमत है, इसके ऊपर जो भू भौतिकी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, भू भौतिकी नहीं कहना चाहिए, भू राजनीतिक जिसको हम लोग कह लीजिए, जब वैश्विक स्तर पर राजनीतिक जो घटनाक्रम होता है उसकी वजह से भी कच्चे तेल के भाव पर असर पड़ता है। और एक और पहलू आपको ध्यान में रखना है कि जाड़े के दिनों में जैसे जैसे यूरोप में या अमेरिका में तापमान गिरने लगता है, उसके साथ ही साथ ईंधन की मांग बढ़ने लगती है। और जब ईंधन की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी और आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। तो अब आप 3 तथ्यों को ध्यान में रखिए। सबसे पहला तथ्य क्या है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर आपके किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, और घटनाएं किस तरीके की चल रही हैं। एक तो आपका पहलू ये हुआ। दूसरा ये है कि महामारी के बाद मांग किस तरीके से बढ़ी है, किस तरह से बढ़ी है। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जाड़े के दिनों में ईंधन की मांग बढ़ती है। तो अब आप समझ गए कि 3 ऐसे तथ्य हैं जो कच्चे तेल के भाव को प्रभावित करते हैं। और उन सब के बीच में अगर उत्पादक देश ये तय कर लें कि हम उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो उसका खामियाजा तो हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को ही उठाना है, क्योंकि बाजार में मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो कीमत बढ़ेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आज की परिस्थितियां जो हैं, आज जिन परिस्थितियों की वजह से हम आप ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की अगर आप बात करें तो 100 रुपए से भी ज्यादा के भाव पेट्रोल के पहुंच चुके हैं। कुछ हिस्सों में डीजल के भाव भी जो है वो 100 रुपए के करीब थे। बीते दिनों ड्यूटी में कमी की गई, कई राज्यों ने वैट में भी कमी की, उसका भी असर हुआ है, लेकिन अभी भी कीमतें जो हैं वो ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं। अब जो अगला तथ्य आता है, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े क्या हैं? ये आंकड़े हैं गाड़ियों की आबादी। देश में गाड़ियों की आबादी कितनी है? क्योंकि देखिए, आपके पास ईंधन के तौर पर 3 मुख्य तौर पे आ गए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस।
तो रसोई गैस में तो जो संख्या है वो आप अलग रख दीजिए। अभी हम बात पेट्रोल डीजल की केवल करें तो पेट्रोल डीजल की अगर आबादी की बात करिए, गाड़ियों की आबादी की बात करिएगा जो कि पेट्रोल और डीजल की खपत करते हैं, तो 2019 की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 करोड़ गाड़ियां हमारे देश में हैं। उसमें भी सबसे बड़ी संख्या जो है वो दोपहिया वाहन की है। उसके बाद गाड़ी, जिसको हम लोग कार कह लीजिए, जीप कह लीजिए, टैक्सी कह लीजिए, उनकी संख्या, और उसके बाद जो है वो कमर्शियल व्हीकल है। लेकिन जो हमारे लिए बड़ी संख्या है वो है करीबन 30 करोड़। देश में गाड़ियों की आबादी 30 करोड़, और उसमें से भी बड़ी आबादी जो है वो दोपहिया वाहन की है और गाड़ियों की है, कार की है। और इनका असर जो है, आप इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इसका असर ये होगा कि आपके पेट्रोल और डीजल की खपत भी जो है वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब अगर आप इस संख्या को देखें, अगर आप 2019-20 और 2020-21, हम जानते हैं कि 2020-21 बहुत अच्छा साल नहीं था, महामारी के वजह से बहुत सारी चीजों पर असर पड़ा। लेकिन तब भी देखिए कि देश में लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियां नई रजिस्टर्ड हुई हैं, और अगर मैं 2019 की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा थे। अब अगर हम इसका औसत निकाल लीजिए, 2 और 1 3, तो 1.5 पौने 2 करोड़ के लगभग में हर साल नई गाड़ियां अभी भी आ रही हैं। तो एक तरफ तो हमने 30 करोड़ की आबादी की बात की, जो गाड़ियों की आबादी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये संख्या और बढ़ रही है। अब इसके बढ़ने की वजह क्या है? इसके बढ़ने की एक वजह यह है कि हमारे देश में एक जो एस्पिरेशनल है, जो महत्वाकांक्षी, जिसको हम कह लें परिवार है, उनकी संख्या बढ़ रही है। जो परिवार कभी 2 पहिया पे चलता था, अब उसकी चाहत है कि वो 4 पहिया पे चले। उसकी आमदनी में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो वो अपनी इस जो आकांक्षा है, अपनी जो ये आशा है, इसको पूरी करना चाहता है। और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती है, जाहिर सी बात है कि उसका असर पेट्रोल और डीजल की खपत पर भी पड़ता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों ना हम बिजली वाली जो गाड़ियां चलती हैं उनकी बात सोचें, या क्यों ना हम जो गैस वाली गाड़ियां हैं उनके बारे में सोचें। लेकिन जो लोग भी जहां जहां जिन शहरों में आप रहते हो और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने शहर में देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अब उतनी बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं है, लगे हैं, काफी हद तक लगे हैं, लेकिन अभी भी जितनी जरूरत है या जितनी हमें उसकी रफ्तार बढ़ानी चाहिए वो अभी रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, टियर 2 सिटीज की बात करें, टियर 3 सिटीज की बात करें, तो वहां पर अभी चार्जिंग स्टेशन उस तरीके का नहीं हो पाया है, कई जगहों पर तो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद करके जब चार्ज नहीं कर पाएंगे तो आप चला नहीं पाएंगे, तो आप उसको खरीदना भी नहीं पसंद करते हैं। और दूसरी परेशानी यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमत जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले। हालांकि उस पर जीएसटी की दर जो है वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो एक पहलू तो ये हो गया कि आपके पास चार्जिंग स्टेशन, दूसरा पहलू ये होगा कि दाम ज्यादा है। भले ही आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, भले ही आपको जीएसटी कम चुकानी पड़े, फिर भी उसका दाम ज्यादा पड़ता है। और मान लीजिए तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली की बात हम करें कि दिल्ली से लोग वृंदावन जाना चाहते हैं या दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं। अब ये 250 किलोमीटर की, 200-250 किलोमीटर की दूरी, कहने को तो आप एक बार चार्ज में 180-200, कुछ गाड़ियां यहां तक दावा करती है कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा एक फुल चार्ज में चल सकती है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसको टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कहते हैं, कि आपकी गाड़ी की गति लगातार ऐसी बनी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो है वो आपका स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, आप ये ना करें वो ना करें, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो नतीजा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो जिस तरीके से बिक्री बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो एक सस्ता और सहज माध्यम है। अगर आप 5 साल 10 साल का आप साइकिल बना करके चले तो गैस की बात आती है, चाहे वो सीएनजी वाली गाड़ियां हो, चाहे एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां हो, यहां भी वही समस्या है। यहां समस्या है कि उसके लिए जितनी तादाद में सीएनजी पंप या एलपीजी पंप चाहिए
वो उपलब्ध नहीं है। संख्या बहुत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दिल्ली की ही बात कर ले, दिल्ली में ही आपको हर 5, 7, 10 किलोमीटर पर एक ना एक आपको सीएनजी पेट्रोल पंप जरूर, सीएनजी पंप जरूर मिल जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि खासतौर पे मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो आपने देखा होगा कि सीएनजी पंप पर किसी भी वक्त चले जाइए, आपको एक ना एक जिसको कहते हैं ना, एक लंबी कतार जरूर नजर आती है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा संख्या में पंप की जरूरत है, वो शायद अभी उतने उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों से अगर आप देखें तो लोग गैस वाली गाड़ियों की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, उसको खरीदने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसमें अभी वो पर्याप्त नहीं है। तो आखिर में सोल्यूशन क्या बचता है? पेट्रोल डीजल की गाड़ी ले लेते हैं। और पेट्रोल डीजल की गाड़ी जब आपकी संख्या इस तरीके की हो जाती है, कुल सभी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 30 करोड़ और हर साल 1.5-2 करोड़ गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की खपत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जब आप चर्चा करते हैं तो पहला तथ्य आपके पास आता है कि हमारे पास कच्चा तेल का स्रोत क्या है। आप जान गए हैं कि कच्चा तेल के मामले में हमारी पूरी तरह से निर्भरता जो है कच्चे तेल के मामले में, वो विदेशों के ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर है। दूसरी तरफ हमारे पास गाड़ियों की संख्या जो है वो हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसका भी असर आपके खपत पर पड़ता है। अब अगला जो तथ्य है, खपत कितनी होती है, खपत देश में पेट्रोल और डीजल की। तो अगर आप देखिए एमएस यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोल, अब इस पेट्रोल की आप खपत देखिए तो सालों महीनों से, चूंकि मई का महीना आपको याद होगा कि बहुत सारे लोकल लॉकडाउन थे। लोकल लॉकडाउन के मतलब स्थानीय स्तर पर हमने लॉकडाउन की स्थिति देखी थी, लेकिन उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और खपत यानी कि ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये बताता, ये जाहिर करता है कि हमारे यहां पेट्रोल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। आप जून से लगातार देखें ये बढ़ती जा रही है। और उसी तरीके से अगर आप डीजल की भी बात करेंगे तो डीजल के मामले में भी देखें तो कुछ इसी तरीके की, हालांकि अगस्त और सितंबर में हमने जरूर कमी देखी और उसकी वजह कुछ हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि मॉनसून की भी वजह थी। कई जगहों पर परेशानी थी जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतें हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप अक्टूबर में देखेंगे, जो त्योहारों का महीना है, डीजल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। तो पेट्रोल और डीजल की खपत में हमने बढ़ोतरी देखी है, लगातार बढ़ोतरी देखी है। तो एक तरफ गाड़ियों की संख्या बढ़ी, दूसरी तरफ जैसे जैसे मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने का मतलब यह है कि आप अलग अलग सामान की मांग करते हैं। अब जैसे अब त्योहार का मौसम था, अभी दीपावली बीता है, उसके पहले नवरात्रि खत्म हुआ था। और अमूमन एक हिंदुस्तान में ये परंपरा है, भारत में ये परंपरा है कि त्योहारों के मौके पर हम कुछ ना कुछ नई खरीद करते हैं, चाहे वो गाड़ियों की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, सोने चांदी की बात करें, कपड़े की बात करें। ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता सामग्री कहते हैं, उनकी मांग बढ़ती है। और दूसरा यह है कि अगर आप त्योहारों के बाद की बात करेंगे तो फिर लगन यानी कि शादियों का मौसम शुरू होता है। तो शादियों के मौसम में भी बड़ी खरीदारी होती है, फिर मांग बढ़ती है। अभी आपको पता होगा कि इस अगले 2 महीने में काफी ज्यादा संख्या में, काफी बड़ी तादाद में शादी होने वाली है। और इस साल तो परिस्थिति इसलिए भी है क्योंकि बीते साल कोविड की वजह से बहुत सारी शादियों को स्थगित करना पड़ा था। बहुत सारे लोग किए भी, लेकिन कई ऐसे भी थे, एक बड़ी संख्या ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अभी नहीं, शादी हम बाद में करेंगे। और शादियों की वजह से मांग बढ़ती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और उसका असर जो है आपके ईंधन के खपत के ऊपर भी पड़ता है। तो एक तरफ आपने देखा कि गाड़ियों की आबादी बढ़ी, दूसरी तरफ हमारे देश में जो मांग है, त्योहारी मांग है, वो बढ़ी और अब शादी की मांग। तो सब मिला जुला करके असर यह है कि पेट्रोल डीजल की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये जो आप 2 चार्ट आप देखोगे, 2 जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर का मुद्दा। क्योंकि क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल जो आप खरीदते हैं उसके लिए आप जो 100 रुपया चुकाते हैं, आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि 100 रुपये का कितना हिस्सा जो है
वो वास्तविक कीमत है, आधार कीमत कह लीजिए पेट्रोल या डीजल की, और कितना हिस्सा है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों को जाता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार भी कर लगाती है और राज्य सरकार भी कर लगाती है। ये थोड़ा सा तकनीकी चीज है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे यहां पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, स्पेसिफिक रेट, यानी कि केंद्र सरकार जो कर लगाती है वो स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट का मतलब क्या है? तय तय दर। अब इसको आप कहेंगे ये तय दर क्या होता है? तय दर का मतलब ये हुआ कि कच्चे तेल के भाव चाहे 20 हो, चाहे कच्चे तेल के भाव 100 हो, हर सूरत में एक निश्चित रकम ही केंद्र सरकार उसके ऊपर लगाएगी। इसको हम लोग कहते हैं तय दर, यानी कि स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट जो आप केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उसकी जो दर होती है तय, वो आप उसमें बदलाव करते रहते हैं। जैसे कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने अपना कर बढ़ाया, जिसको हम लोग उत्पाद शुल्क के नाम से जानते हैं। और अगर आप संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें, उसमें एक बात बहुत साफ तौर पे कही गई है कि कोई भी चीज जिसका उत्पादन होता है, उत्पादन की प्रक्रिया में कर लगाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होगा, और वही सामान जब बिकने के लिए जाएगा तो उस पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे शराब के मामले में ये व्यवस्था लागू नहीं होती। शराब के मामले में पूरा का पूरा कर लगाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। तो अब यहां पर जब पेट्रोल पे हमने देखा, पेट्रोल या डीजल पर तय दर यानी कि स्पेसिफिक रेट के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है या सेस लगाए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास दो है। एक तो जैसा हमने कहा कि कर है, एक तरफ तो आपने कर लगाया और फिर सेस लगाया, यानी कि एक्साइज ड्यूटी है, और उसके अलावा जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, आधारभूत उत्पाद कह लीजिए, आधार जो उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, और उसके ऊपर सेस भी लगाया जाता है। लेकिन इन सब को मिला करके हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कई कंपोनेंट हैं, लेकिन उन सभी कंपोनेंट को मिलाकर के, उन सभी को मिलाकर के हम सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो केंद्र सरकार जो आपसे पैसा लगाती है, जो पेट्रोल पर अपने जो टैक्स लगाती है, उसको हम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। और इस एक्साइज ड्यूटी में 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 इसके हिस्से होते हैं। 2 हिस्सा ड्यूटी है और 2 हिस्सा सेस है। अब आपको यह तथ्य समझना बहुत जरूरी है कि ड्यूटी और सेस के बीच में क्या अंतर है। तो इसके लिए अगर आप संविधान को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आर्टिकल है 271, वहां पर बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि सेस के लिए जो कुछ भी कमाई होगी वो केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, और उसका इस्तेमाल जो केंद्र की योजनाएं हैं या केंद्र राज्यों में जो योजनाएं चलाती हैं वो खर्च होगी। लेकिन जो कर है, चाहे आयकर की हम बात कर लें, चाहे हम निगम कर की बात कर लें, यानी कि इनकम टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, या फिर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें या कस्टम ड्यूटी की बात करें, इन सब का एक निश्चित हिस्सा राज्यों के बीच बांटा जाना होगा। गौर कीजिए, ये रकम राज्यों में बांटी जानी है, केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बांटी जानी है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र का ही हिस्सा माने जाते हैं, तो उनके लिए जो रकम का प्रावधान किया जाता है वो गृह मंत्रालय प्रावधान करता है। लेकिन हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों को केंद्र सरकार जो अलग अलग कर और शुल्क से जो ड्यूटी से जो कमाती है, जैसा मैंने आपको कहा, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, आपका एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, और यहां तक कि जो जीएसटी का हिस्सा उसके नाम आता है, यानी कि जिसको हम लोग सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तौर पे जानते हैं, वो हिस्सा जो आता है, तो इन सब में से 41% 28 राज्यों को देना पड़ता है।
आप स्थिति आप समझ गए कि जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी और टैक्स से जो सरकार को, केंद्र सरकार को जो कमाई होती है उसका 41% राज्यों को दिया जाता है। वहां पर सेस भी लगाती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के 4 उसमें हिस्से हैं, उसमें से 2 आपका ड्यूटी है और 2 आपका सेस है। तो जो 2 ड्यूटी है उसमें से 41% वो राज्यों को जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार के ड्यूटी की व्यवस्था क्या है, और यहां पर बिल्कुल आप स्पष्ट रखिए कि जो सेस है वो बांटा नहीं जाता है। अब अगर मैं राज्यों के पास जाऊं तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की जब हमने बात की तो हमने एक शब्द यूज किया, स्पेसिफिक रेट, तय दर की हमने बात की। और जब हम बात करेंगे राज्यों की तो वहां पर हम जो शब्द ला रहे हैं वो है एड वैलोरम। एड वैलोरम शब्द हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा। और एड वैलोरम जो शब्द है इसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं अगर आपसे कहूं, एड वैलोरम जो टर्म है इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसका मतलब यह है कि एक निश्चित हिस्सा किसी भी सामान या किसी भी सेवा के ऊपर जो मूल कीमत है उसका एक निश्चित हिस्सा उसे कर के तौर पर राज्य सरकारें उसे इकट्ठा करेंगी। अब ये तय हिस्सा जो है ये प्रतिशत के तौर पे आता है। तो आपने अंतर देखा, केंद्र सरकार की जब हमने बात की तो यहां पर हमने शब्द यूज किया तय दर, एक निश्चित दर। आप तय की जगह पे मैं अगर एक और शब्द का इस्तेमाल करूं कि एक निश्चित रकम, आप और इसको सरल कर लीजिए, एक निश्चित रकम है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं रकम और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, निश्चित हिस्सा। और अमूमन जब हम हिस्से की बात करते हैं तो हिस्से को हम प्रतिशत के तौर पर जो है वो स्पष्ट करते हो, और यही एड वैलोरम का मतलब होता है। एड वैलोरम का रेट का मतलब यह हुआ कि तय कीमत का एक हिस्सा, और ये जो तय कीमत का या आधार कीमत का जो एक हिस्सा है ये हिस्सा हमेशा से प्रतिशत में होता है। ये एक निश्चित रकम, बिल्कुल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और यहां पे बात क्या आएगी 5%, 10%, 20%, ये दोनों के बीच में अंतर है। तो जब हम स्पेसिफिक रेट कहते हैं तो वो निश्चित रकम है, जब हम एड वैलोरम रेट की बात करते हैं तो एक निश्चित हिस्सा है, वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और कई राज्य सरकारें ऐसे हैं जो कि सेस भी लगाती हैं। तो एक एड वैलोरम रेट है और एक उनका सेस है। अब देखिए यहां पर बड़ी बात क्या आती है, बड़ी बात यह है कि अगर आप राज्य सरकारों के हिसाब से देखें, केंद्र के पास मान लीजिए कि जो पेट्रोल का एक लीटर का पेट्रोल है वो मान लीजिए 10 रुपए का है। अब इस पे केंद्र सरकार ने 10 रुपए का कर लगाया तो मिला करके हो गए 20 रुपया। अब यहां पर राज्य ने कहा कि मैं इस पे 10% के हिसाब से टैक्स वसूलेंगे, वैट लगाएंगे। तो 10% ऑफ यानी कि 20 रुपए का 10%, ये हो गया 2 रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 22 रुपए ग्राहक को देने हैं। अब आप यहां पर एक बहुत ही तकनीकी चीज है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जब राज्य में कर लगता है तो वो कर पर कर लगता है, यानी कि उसके पास जो आधार आता है कर लगाने का वो उसमें केंद्र सरकार के कर पहले से ही शामिल हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि राज्य सरकार के लिए जो है वो कर पर कर वो वसूलती है। अब एक और बात आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रेट भी रखती हैं, यानी उन्होंने कहा कि हमारे यहां दर जो होगा वो 10% और इसके अलावा 2 रुपए प्रति लीटर, ये उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए कर की व्यवस्था है। तो यहां पर जब हमने कहा ये अगर 27 रुपया है या फिर मान लीजिए कि 20 रुपया है, ये बिल्कुल इसमें ड्यूटी और सेस दोनों मिला करके है।
यहां पर भी ड्यूटी और सेस मिला करके है, फर्क बस इतना है कि एक हिस्सा जो है वो प्रतिशत में है और एक हिस्सा जो है वो निश्चित रकम के तौर पे है। अब इस प्रतिशत का क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि ये 10 रुपया बढ़ करके अगर आप इसको 12 रुपया कर दीजिए तो ये हो गया आपका 22 रुपया। और जाहिर सी बात है कि जैसे ये आधार बढ़ेगा यहां पर भी कर का जो प्रतिशत है उससे जो रकम आपको हासिल होगी वो रकम भी बढ़ जाएगी। तो राज्य सरकारों में जब राज्य में वो जब सामान पहुंचता है, पेट्रोल या डीजल जब पहुंचता है, तो वहां पर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ गए तो राज्य केंद्र सरकार के कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकार के कर में बढ़ोतरी हो गई, कर से कमाई में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि उसका आधार बढ़ गया। क्योंकि आप उसमें प्रतिशत पर कर लगा रहे हैं तो आधार अगर बढ़ जाएगा तो उनके लिए भी कमाई बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत भी आप जाइए कि अगर आधार घट जाएगा तो राज्यों की कमाई भी घट जाएगी। तो राज्य सरकार जो है, जिसको कहते हैं कि वो ज्यादा कहें कि सामने परेशानियों को या उसके कह लीजिए फायदे को, दोनों में उनको दोनों ही पहलू के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ता है कि भाव बढ़ रहा है तो उनको कितना ज्यादा कमाई हो रही है और भाव घट रहा है तो उनको कितनी कम कमाई हो रही है। और केंद्र सरकार के लिए वो निश्चित है। अब यहां पर निर्भर करता है कि अगर खपत बढ़ने लगती है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की भी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा लोग खपत करेंगे उतना ज्यादा कर चुकाएंगे, चाहे वो आपका स्पेसिफिक रेट पे हो या फिर वो आपका एड वैलोरम रेट पे हो। तो अब आप समझ गए कि केंद्र और राज्य सरकारों की जो कर की व्यवस्था है उसमें आपके दो पहलू आ जाते हैं। एक पहलू आता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट, यानी कि निश्चित रकम प्रति लीटर, ये केंद्र सरकार के दर का मामला है। और दूसरा जो है वो है एड वैलोरम और स्पेसिफिक, यानी कि केंद्र सरकार एक टैक्स लगाती है, एक ड्यूटी लगाती है, और फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो राज्य सरकारें लगाती हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला करके जो अंत में कीमत अदा करनी पड़ती है वो एक उपभोक्ता को अदा करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कीमत बढ़ जाती है। अब आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि हम जो 100 रुपए देते हैं उसका कितना हिस्सा जो है वो हमारे केंद्र सरकार के पास जाता है, अगर आप उसको प्रतिशत के तौर पर देखना चाहें, और कितना हिस्सा जो है वो राज्य सरकार के पास जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाना चाहता हूं, भले ही बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार ने वैट की दर नहीं घटाई, जैसे अभी की परिस्थिति क्या थी, अभी हम सभी लोगों ने देखा कि केंद्र ने ड्यूटी घटाई और उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने ड्यूटी घटाई, कुछ राज्य सरकारों ने ड्यूटी नहीं कमी की, वैट में कमी नहीं की, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं उसमें कमी नहीं की। लेकिन उसके बावजूद वहां पर दाम कम हो गए। दाम क्यों कम हुए? क्योंकि जो आधार कीमत था उसमें केंद्र सरकार जो आपसे टैक्स ले रही है, जो ड्यूटी ले रही है, वो कम हो गया है। तो जब राज्य के पास जब वो आधार कीमत पहुंचेगा तो वो आधार कीमत कम रहेगा, क्योंकि वो प्रतिशत उस आधार कीमत पर करते हैं जो जिसमें केंद्र सरकार के कर भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां दाम घट जाएंगे। इसको मैं और सरल बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप, जैसा मैंने आपसे कहा कि केंद्र सरकार ने कर लगाया, एक आधार कीमत है मान लीजिए कि 10 रुपए। अब यहां पर केंद्र ने जो अपनी ड्यूटी लगाई वो है 10 रुपए पहले। अब यहां पे हो गया 20 रुपया। राज्य, कोई भी राज्य अगर 10% के हिसाब से कर रहा है तो वो हो जाएगा 2 रुपया और कुल कीमत हो जाएगी 22 रुपए। स्पष्ट है? अब अगर आप ये सोचिए कि ये 10 की जगह पर हम कहें कि ये घट करके हो गया 8, तो कितना हो गया? 18। तो जब राज्य सरकार उस पर कर लगाने जाएगी तो 20 पर कर नहीं लगाएगी बल्कि 18 पे लगाएगी। तो ये 10% है, तो ये हो गया 1 रुपया 80 पैसा। तो कितना आया? 18 1 19, 19 रुपया 80 पैसा। तो पहले आपका 20 रुपया था, अब 19 रुपया 80 पैसा हो गया। यानी कि राज्य ने अगर कर नहीं भी घटाया
उसके बावजूद भी राज्य ने वैट नहीं भी घटाया तो उसके बावजूद भी वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो कम हो जाएगी। अगर राज्य सरकार और कम कर दे, अपने स्तर पर कम कर दे, तो ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वैट का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, जिसको हम लोग वैट को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, और अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ये होता है मूल्य वर्धित कर, और इसको बहुत ही संक्षिप्त में जो हम लोग कहते हैं वो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा कि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकार वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। अब आपके सामने मैं दो और टेबल ला रहा हूं। अब इस टेबल को अगर आप गौर से देखें, ये 3 नवंबर की स्थिति है, और जैसा मैंने आपसे कहा था ये केंद्र सरकार के टैक्स की व्यवस्था है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि केंद्र सरकार का जो टैक्स है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद कर कहते हैं, इस केंद्रीय उत्पाद कर के 4 हिस्से होते हैं। एक है बीईडी, बीईडी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, मूल उत्पाद कर, आधार उत्पाद कर, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। दूसरा कंपोनेंट क्या है? स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। ये आपका हो गया आधार उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तीसरा हिस्सा क्या है? आरआईसी। आरआईसी का फुल फॉर्म होता है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, यानी कि सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला सेस। और चौथा जो है, जो कि इस साल बजट में जिसको हमने शामिल किया है, वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, यानी कि कृषि के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए सेस लगाती है। अब आप ये समझिए कि ये जो दोनों हैं, इससे जो आपकी कमाई होगी, ये केंद्र सरकार को जो कमाई होगी, इसका एक हिस्सा राज्यों के बीच बटेगा। लेकिन ये जो दो हैं, आरआईसी यानी कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इससे जो कमाई होगी ये राज्यों के बीच नहीं बटेगा। तो ये भी आलोचना होती है कि केंद्र सरकार ज्यादा पैसा अपने पास रख लेती है। एक तथ्य आपको यह भी समझना चाहिए कि केंद्र सरकार की जगह पे राज्यों का भौतिक स्वरूप, यानी कि उनका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, वो ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखता है। केंद्र जो अगर खर्च करती है वो राज्यों में जाकर के खर्च करती है, राज्यों के लिए जो अलग अलग स्कीम है, अलग अलग योजनाएं हैं, उनके ऊपर खर्च करती है। तो उनका जो पैसा आता है, वो पैसा इन्हीं सेस से जो भी पैसा केंद्र सरकार ने जुटाया है, वो उन्हीं जगहों पर जाकर के खर्च करती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज्यों का भौतिक स्वरूप कहीं ज्यादा है। तो अब आप समझ गए कि ये जो 4 हिस्से हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के, उसमें से 2 हिस्से में जो कमाई होगी, 2 हिस्से से जो कमाई होगी, वो केंद्र सरकार राज्यों में बांटेगी। वो प्रतिशत क्या है? 41% है। 41% किसने तय किया? 15वें वित्त आयोग ने तय किया। और ये व्यवस्था कब तक रहेगी? 2026 तक की रहेगी। यानी कि 5 साल के लिए जो वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है, और जो भी वित्त आयोग सिफारिश करता है वो एक तरीके से केंद्र के लिए बाध्य है, उसे मानना होता है। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 को देखें तो वहां पर आपको वित्त आयोग के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलेगी, और किस तरीके से वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर उनके लिए मानना जरूरी होता है। तो यहां पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि आधार उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त आधार शुल्क जो है, इससे जो कुछ भी आपकी कमाई होगी, उस कमाई का 41% आप राज्यों को देंगे, 28 राज्यों को देंगे। और यहां पर जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, इसको आपको बांटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि ये 3 नवंबर तक की स्थिति थी, यानी कि जब टैक्स में कमी नहीं की गई थी, ड्यूटी में कमी नहीं की गई थी, उसके पहले की स्थिति थी। अब आप देखिए कि 32 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर केंद्र सरकार पेट्रोल पर
ड्यूटी लगा रही थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए 40 पैसे का 41% राज्यों को देना पड़ता था। लेकिन बाकी जो 20 रुपया 50 पैसा था वो केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो योजनाएं चला रही थी उनके लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। तो एक बड़ा हिस्सा जो, और ये हमेशा से आलोचना का विषय रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमाई जो है वो सेस के जरिए करते हैं ताकि आपको राज्यों के बीच ना बांटना पड़े। और ये काफी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानते हुए कि राज्यों के पास कमाई का बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है। राज्यों को जो कुछ भी पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है और एक हिस्सा जो है वो अपने जरिए वो इकट्ठा करते हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे हम शराब की बात करें या स्टैंप ड्यूटी की बात करें। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो राज्यों की कमाई के अपने बड़े स्रोत हैं और ज्यादा हिस्सा जो है उनको निर्भर रहना पड़ता है केंद्र सरकार पर कि वो कितना ज्यादा पैसा उनको मुहैया कराती है। तो इसीलिए हमेशा आलोचना होती है कि आप कर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप सेस के तौर पर वसूलते हैं। खैर, ये एक बहस का विषय है और ये हमेशा से इस पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन आप मूल रूप से ये समझ लीजिए कि 3 नवंबर तक की स्थिति जो थी, यानी कि जब तक केंद्र सरकार ने ड्यूटी नहीं घटाई थी, उस समय में पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार की दर थी 32 रुपए 90 पैसे। केंद्र प्रति प्रति लीटर पेट्रोल इतना ले रही थी, जिसमें से राज्यों के बीच जो बांटा जा रहा था वो 12 रुपए 40 पैसे का 41% और जो हिस्सा नहीं बांटा जा रहा था वो 20 रुपए 50 पैसे थे। उसी तरीके से अगर डीजल की बात करिएगा तो 9 रुपए 80 पैसा प्रति लीटर डीजल पे वो राज्यों के बीच बांट रही थी और 18 और 4 22 रुपए जो है वो सेस के तौर पे था। अब आपको यहां पर 4 टर्म देख रहे हैं। यूबीपी इसको कहते हैं अनब्रांडेड पेट्रोल, फिर ये है ब्रांडेड पेट्रोल, फिर है अनब्रांडेड डीजल और ब्रांडेड डीजल। जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर आपको 2 तरीके के पेट्रोल मिलते हैं, एक जो कि थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी का होता है, चाहे आप उसको प्रीमियम का नाम दे दीजिए, और एक सामान्य का होता है। तो जो सामान्य है जिसका कोई ब्रांड नहीं है वो आपका अनब्रांडेड पेट्रोल है, उसके ऊपर जो ड्यूटी की दर होती है वो कम होती है। ब्रांडेड जो पेट्रोल होते हैं इसकी खपत करने वाले कम होते हैं, जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ज्यादा होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको रोकती है कि उसकी आप खपत ना करें। अब अगर आप 4 नवंबर के बाद की स्थिति देखिए, अब 4 नवंबर के बाद की अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये जो आप हरे में जो आप देख रहे हैं ये है आपका हिस्सा जिसमें कमी की गई। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो कि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा है, उसमें कमी की गई। कमी कितनी की गई? अगर ये 18 रुपए था ये घट करके हो गया 13 रुपए, 18 रुपए था डीजल पर ये घट करके हो गया 8 रुपए। तो उसका असर क्या हुआ कि पेट्रोल पर प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 27 रुपए 90 पैसे, डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे। अब एक तथ्य आपको यहां पर और ध्यान में रखना है कि जो आप बांट रहे थे राज्यों के बीच में उसमें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन यहां पर जो आपने सेस में कमी की इसी का असर हुआ कि 27 रुपए 90 पैसे पर आ गए। एक उपभोक्ता होने के नाते आपके लिए इस बात में कोई मतलब नहीं रखता है कि वो सेस में कमी की गई या ड्यूटी में कमी की गई, क्योंकि अंत में आपके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या मेरे लिए खुदरा कीमत में कमी हुई है कि नहीं। खुदरा कीमत घट गई, अब खुदरा कीमत में कमी आ गई, उसके लिए क्या माध्यम अपनाया जाता है, उसके लिए क्या गणित अपनाया जाता है, वो कोई मतलब नहीं। और यही वजह है कि आपने जितने भी इस खबर के ऊपर, इस सूचना के ऊपर जितनी भी आपने खबरें पढ़ी होंगी वहां पर मोटा मोटी क्या लिखा था? यही लिखा था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हो गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक हिस्से में कमी हुई, ये एक आर्थिक पहलू है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर जो है वो ये है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी हो गई। तो एक आम उपभोक्ता के नाते शायद आप इन 4 तथ्यों के ऊपर विस्तार से नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप आर्थिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको इन 4 के बारे में जानना जरूरी है। और इसीलिए मैंने आपके सामने ये पूरा एक टेबल रखा जिससे कि आपको
केंद्र सरकार की ड्यूटी का गणित जो है वो आपको समझ में आ जाए। अब अगला टेबल पे आइए। ये बहुत बहुत सारे आपके सामने आंकड़े हैं। मैं इसमें आपको हर आंकड़े में नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको मोटा मोटी क्या कहना चाहता हूं कि 25 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने हमारे यहां वैट में कमी की है। तो उनमें उपभोक्ता को डबल बेनिफिट हुआ, दोहरा फायदा हुआ। एक फायदा यह हुआ कि जब केंद्र सरकार की ड्यूटी में जो कमी की गई और उसकी वजह से जो राज्य सरकार जिस कीमत पर कर लगाती उसका जो आकलन का आधार था वो कम हो गया, तो जाहिर सी बात है दाम कम हुआ। और दाम में और ज्यादा कमी हो गई जब राज्य सरकारों ने या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने वैट में, वैट की जो दर थी या वैट का जो स्पेसिफिक रेट था उसमें कमी कर दी, तो वहां पर उपभोक्ता को ज्यादा फायदा हो गया। तो इसीलिए जिन राज्यों में वैट नहीं घटा वहां भी दाम घटे, जिन राज्यों में वैट घटा वहां भी दाम घटे, लेकिन ज्यादा घटे। और अगर आप ज्यादा की बात करेंगे तो दाम में कमी 19 रुपए से भी ज्यादा उन राज्यों में हुई जहां पर केंद्र सरकार के कर के साथ साथ राज्यों के वैट में भी कमी हो गई। और जहां कहीं भी केवल और केवल केंद्र सरकार के कर में कमी हुई वहां पर जो खुदरा कीमत थी उसमें ज्यादा से ज्यादा जो कमी हुई वो 12 रुपए 60 पैसे, 12 रुपए 70 पैसे का था। अगर वहां पर राज्य सरकारें भी घटा देती, केंद्र शासित प्रदेश भी घटा देती, तो वहां पर खुदरा कीमत में कमी जो है वो 20 रुपए तक जा सकती थी, 19 रुपए तक जा सकती थी। लेकिन अब यहां पर आपको एक खास बात पर ध्यान देना है। वो खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये दाम तो कम हो गए, लेकिन अब आप पहले स्लाइड पे आ जाइए जब मैंने आपसे कहा था कि हमारी अपनी जरूरत का 85% हम आयात करते हैं, विदेशों से लाते हैं। अब अगर विदेशों में वो महंगा होगा तो फिर दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है और यही वजह है कि अभी दाम कम हो गए हैं, लेकिन आप इसको लेकर के एक बहुत लंबे समय तक आप ये बिल्कुल जिसको कहें कि खुश रह लें कि अब तो लंबे समय तक दाम कम ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने तर्कस में कुछ तीर बचा करके रखती हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये भी आलोचना होने लगी कि आपने 5 रुपए ही क्यों घटाया, आपने 10 रुपए ही क्यों घटाया, क्योंकि दाम तो 25 रुपए बढ़ गए थे, 30 रुपए बढ़ गए थे, तो आपने 5 रुपया घटा करके क्या फायदा दिया, 10 रुपया घटा करके क्या फायदा दिया। तो आपको इस आर्थिक तथ्य को समझना चाहिए कि अगर कल होकर के जिसकी उम्मीद ज्यादा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ गए तब क्या होगा। अगर उस समय केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा दाम घटाने का, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ज्यादा खुदरा कीमत चुकाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। और आपको यह भी एक आर्थिक पहलू का ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, सभी के अपने खर्चे हैं। उन खर्चों को चलाने के लिए संसाधन की जरूरत होती है। वो संसाधन कहां से आते हैं? वो संसाधन अलग अलग वस्तु और सेवाओं पर कर लगा के आते हैं या व्यक्तियों पर कर लगा करके आते हैं। एक चर्चा यहां पर यह भी चलती है कि क्यों ना जी आप कॉर्पोरेट टैक्स में आपने इतनी कमी कर दी है, आप वहां पर उसको बढ़ा देंगे तो शायद आपके लिए सेंट्रल एक्साइज में और ज्यादा कमी करना संभव होगा। तर्क है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको यह भी समझना है कि कंपनियां अगर मुनाफा ज्यादा कमा रही हैं, आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो उनके मुनाफे में भी कमी आएगी। यानी कि वो जितना पैसा केंद्र को टैक्स के रूप में चुका रही है, तो वास्तविक जो इनको जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध मुनाफा, विशुद्ध मुनाफा, उसमें भी कमी आएगी। तो जब विशुद्ध मुनाफे में कमी आएगी तो आगे के निवेश पर भी असर पड़ेगा, आगे जो पैसा उनको उत्पादन में लगाना है उस पर भी असर पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करना या कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा देना एक बहुत सीधा सीधा विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ हद तक आपको उसमें मिल सकता है। यह मैं विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दों की बात कर रहा हूं। इसके पीछे आपके जितने भी जिसे कहना कि राजनीतिक चर्चा कुछ और हो सकती है, लेकिन यह हमें ध्यान में रखना है कि अगर कंपनियों के लिए अगर हम कर की दर बढ़ा देते हैं तो वो वहां पर निवेश नहीं करेंगे। जब वो निवेश नहीं करेंगे, उनके पास निवेश के लिए पैसे कम बचेंगे,
नए निवेश के लिए, बड़े पैमाने पर निवेश के लिए जब पैसे कम बचेंगे, नया निवेश कम होगा, तो उसका असर आगे की उत्पादन प्रक्रिया पर पड़ेगा। आगे की उत्पादन प्रक्रिया पर पड़ेगा तो इसका मतलब यह होगा कि उसकी आपूर्ति में कमी आएगी। उसकी आपूर्ति में कमी आएगी तो फिर उस चीज के दाम बढ़ेंगे। तो उसका बोझ किसको उठाना है? उसी व्यक्ति को उठाना है जो पेट्रोल डीजल पर कम ड्यूटी को लेकर के ज्यादा चर्चा कर रहा है। तो यहां पर आपको इन आर्थिक तथ्यों के ऊपर ध्यान देना है। एक बहुत सरल तरीका यह हो सकता है और इसमें कुछ हद तक इसकी गुंजाइश बनती है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यह भी है कि पेट्रोल डीजल पर जो आपकी ड्यूटी में कमी की गई है, ये जब आप सवाल उठाते कि 5 ही रुपया को या 10 ही रुपया क्यों, तो उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे चल करके जब कच्चे तेल के भाव बढ़ेंगे तो क्या केंद्र और राज्य के पास कुछ विकल्प बचेगा कि वो और दाम में कमी कर सके, वो ड्यूटी में और कमी कर सके। तो एक बार में आपने सारे जब तीर आजमा लेंगे तो आगे चल करके लिए आपके लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक वजह होती है कि आप जितना सोचते हैं उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, उतना ज्यादा कमी नहीं हुई है और अभी भी हमें दाम ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो अब अगला जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड जो है, ये जो आप पाई चार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो वो हिस्सा जो कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, इन दोनों को मिला करके अगर आप 12 रुपया 40 पैसे आप कमा रहे हैं, उस 12 रुपया 40 पैसे में प्रति लीटर पेट्रोल पे आप 5 रुपया 8 पैसा राज्यों को दे रहे हैं। जो 28 राज्य हैं उनके बीच में ये आपका बंटवारा है। उसी तरीके से अगर आप डीजल की बात करेंगे तो वो 4 रुपया 2 पैसे का है और बाकी जो रकम बची 5 रुपया 78 पैसा और 7 रुपया 32 पैसा, ये केंद्र सरकार अपने स्तर की जो अलग अलग योजनाएं होती हैं उनकी जो अलग अलग जो उनके जो खर्च होते हैं उससे निपटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक 41% जो कि बांटा जाना है वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, कृपया इसको याद रखिए, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों को मिला करके जो आपका बना बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों को मिला करके जो आपको रकम हासिल होगी वही रकम जो है उसका एक हिस्सा आप राज्यों के बीच बांटेंगे, सेस का हिस्सा आप नहीं बांटते। तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जब आप चर्चा करते हैं तो इस पहलू के ऊपर भी आपको समझना, इस पहलू के ऊपर भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब अगर मैं अगले तथ्य के ऊपर जाऊं, अब आइए, ये आप 2 बॉक्स देख रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे प्राइस बिल्डअप ऑफ डीजल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप 86 रुपया 67 पैसे 1 लीटर डीजल के लिए दिल्ली में चुका रहे थे 4 नवंबर 2021 को, इसमें कौन कौन सा हिस्सा किसके पास जा रहा था यह भी आपको समझना जरूरी है। तो अब आप देखेंगे कि 49 रुपये 33 पैसे ये आधार कीमत, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की वास्तविक कीमत सिर्फ 49 रुपये 33 पैसे और आप चुका कितना रहे हैं 86 रुपये 67 पैसे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जहां पर क्रूड से पेट्रोल डीजल निकाला जाता है, फिर वहां से डिपो और फिर डिपो से पेट्रोल पंप पे लाने पे जो खर्च है वो खर्च आपका 28 पैसे प्रति लीटर है। तो बन गया कितना 49 रुपया 61 पैसा। अब आपके लिए जो अगर कोई भी ड्यूटी ना लगे, ना केंद्र सरकार टैक्स लगाए ना राज्य सरकार टैक्स लगाए, तो आपको चुकाने हैं 49 रुपया 61 पैसा और ज्यादा से ज्यादा उसमें होगा तो डीलर का कमीशन, जो पेट्रोल पंप मालिक होते हैं उनका कमीशन, तो वो होता है लगभग 2 रुपया 58 पैसा दिल्ली में। तो 49 61 और 2 रुपया 51 पैसे, लगभग 52 रुपये जो है वो आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाएंगे। अगर
दिल्ली में केंद्र या राज्य दोनों कोई कर नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पर अगर वो टैक्स नहीं लगाए तो जाकर के आपको चुकाने हैं 52 रुपये प्रति लीटर। स्पष्ट है। अब अगर आप देखें, अब यहां पे ही असली चीज आता है। केंद्र सरकार कितना ले रही है? 21 रुपया 80 पैसा। जो आप 86 रुपया 67 चुका रहे हैं, लगभग इसका चौथाई हिस्सा केंद्र सरकार के पास जा रहा है। ठीक है। और 12 रुपया 68 पैसा, 86 रुपये 67 पैसे में से 12 रुपया 68 पैसा राज्यों के पास जा रहा है, दिल्ली सरकार के पास जा रहा है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब अगर आप 21.80 और 12 रुपया 68 पैसा आप इसको जोड़ दीजिए तो 8, 4, 4 और ये हो गए 4, नहीं माफ कीजिएगा, ये है 3, ये हो गए आपके 3, यानी कि 31 रुपया 48 पैसे जो है, 21 रुपये 80 पैसे और 12 रुपया 68 पैसा मिलाकर के 31 रुपया 48 पैसे जो है वो आप चुका रहे हैं कर के तौर पर, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों को जाता। तो 86 रुपये 67 पैसे में से आधार कीमत 50 रुपए के करीब है, डीलर का कमीशन 2.5 रुपए से कुछ ज्यादा का है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में जा रहा है 31 रुपए से कुछ ज्यादा की रकम। स्पष्ट। ये है आपके पेट्रोल की कहानी। अब अगर आप इसको प्रतिशत के तौर पर देखेंगे तो 31 रुपया, अगर आप इसका 49 रुपया 33 पैसे का अगर आप देखें तो वो लगभग आपका बनता है 70%, यानी कि आधार कीमत पर आप 70% की दर से कर चुका रहे हैं और वो कर केंद्र और राज्य सरकारों को जा रहा है। अब आइए डीजल पर। डीजल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आधार कीमत है 47 रुपया 93 पैसा। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उसे पेट्रोल पंप पर लाने की खर्च को भी जोड़ दें तो लगभग बन जाता है 30 पैसा। उसके बाद आपका पड़ा 48 रुपया 23 पैसा, यानी कि अगर केंद्र और दिल्ली सरकार कोई कर ना लगाए तो आपके लिए 48 रुपया 23 पैसा और डीलर का कमीशन जो कि 3 रुपया 85 पैसा है, तो लगभग आप समझ लीजिए 52 रुपये आपको प्रति लीटर डीजल चुकाने होंगे। तो यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही एक भाव पर मिलेगा अगर उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर नहीं लगाती है तो। अब यहां पर 27 रुपये 90 पैसे के दर से ड्यूटी लग रही है। ये ड्यूटी कौन ले रहा है? केंद्र सरकार। ये यहां पर स्पेसिफिक रेट है। और उसके बाद 23 रुपया 99 पैसा आप दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, 27.90 और 23.99, तो ये हो जाएगा 9, 8, 1, यानी कि 51 रुपया 89 पैसे वो आप कर के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुका रहे हैं, दिल्ली सरकार को चुका रहे हैं। अब अगर मैं 51 रुपये 89 पैसे को 47 रुपये 93 पैसे के हिसाब से देखूं तो ये लगभग बनता है 107-108%। अब आपको बात समझ में आई? यहां पर पेट्रोल के मामले में वास्तविक तौर पर जो टैक्स की दर है वो लगभग 70% बनती है और डीजल के मामले में 107 से लेकर के 108% के करीब में बनती है। और यही वो मुद्दा है जो अगले बहस की तरफ हमें ले जाती है। अगला बहस क्या है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा है। हर कोई ये चर्चा करता है, जितने भी आप टीवी चैनल्स पर देखें, जब पेट्रोल डीजल पे चर्चा होती है तो ये चाहे प्रवक्ता सत्ता पक्ष के हों या वो विपक्ष के हों, दोनों ये कहते हैं कि उसको हम लोग जीएसटी में क्यों नहीं ला पा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले सड़क और परिवहन मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि राज्य सरकारें नहीं चाह रही हैं, इसलिए जीएसटी में नहीं आ पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब हर राजनीतिक दल ये कहता है कि इसको जीएसटी में ले आ जाना चाहिए,
तो आखिरकार जीएसटी में वो क्यों नहीं आ पा रहा, आखिरकार परेशानी कहां है? हम अगला मुद्दा इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको अगले स्लाइड पे ले चलूं, अगला स्लाइड क्या कह रहा है, अब आप इसको गौर से पढ़िए। संविधान का 101वां संशोधन क्या कहता है? पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में तो है, लेकिन उस पर जीएसटी कब से लगेगा यह तय करेगी जीएसटी काउंसिल, यानी कि वस्तु व सेवा कर परिषद, या फिर आप यूं कह लीजिए, अगर मैं सरकारी भाषा का इस्तेमाल करूं तो माल व सेवा कर परिषद जो है वो ये तय करेगी कि किस तारीख से उस पर जीएसटी लगाया जाना है। ठीक है, तो यानी कि संविधान संशोधन कहीं से भी उसको रोकता नहीं है। अब फैसला किसे करना है? जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल में कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे कि दिल्ली हो गए, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अब ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और केंद्र सरकार, ये मिलकर के तय करेंगे कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी का कितनी तारीख से लगना है। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि कुछ समय पहले केरला उच्च न्यायालय ने इस बारे में जीएसटी काउंसिल को कहा था कि आप इस बारे में फैसला करिए कि इस पर आप लगाएंगे, कब से लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो इसके पीछे वजह क्या है। तो जब सितंबर में 17 सितंबर को लखनऊ में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन उसका जो निष्कर्ष था वो पहले से ही तय था। निष्कर्ष क्या था कि हम इसको नहीं मानेंगे, और इसे वही हुआ अंत में कि उसे राज्यों ने एक सुर में इस पे नहीं माना, और ये मामला ये जो प्रस्ताव जो है वो टल गया। आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार केंद्र और राज्य सरकारें क्यों नहीं मान रही? क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी होती है कि इसको जीएसटी में ले आओ, लेकिन मान नहीं रही है। तो क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि केंद्र सरकार की कमाई है 3 लाख करोड़ से ज्यादा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कमाई 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब जो बाद के 2 जो तथ्य हैं इस पे ऊपर गौर करिए। मैंने आपसे कहा था कि कुल कर कितनी दर हुई, तो लगभग 108% डीजल पे, और पेट्रोल पर जो है वो है आपका 70%। 108% है आपका डीजल पर, ठीक है, और आपका 70% है पेट्रोल पर। अब यहीं पर पेच है। पेच क्या है? जीएसटी की जो दर है, सबसे ऊंची दर जो है वो है 50%। तो 108% को घटा के 50% पर लाएंगे तो आपकी कमाई बहुत कम हो जाएगी। 70% से 50% पर लाएंगे, आपकी कमाई में कमी आएगी, लेकिन उतनी कमाई में कमी नहीं होगी जितनी की डीजल की वजह से। तो एक जो यहां पर अहम तथ्य है कि जीएसटी में आप ज्यादा से ज्यादा दर आज के दिन में 50% लगा सकते हैं। 28% जीएसटी की दर और 22% सेस, 50%। हाँ, एक तरीका है। एक तरीका क्या है? वो है आपका तंबाकू की तरह इस पे हम और ज्यादा टैक्स लगाएं। लेकिन आपको गौर करना चाहिए कि तंबाकू अर्थशास्त्र की भाषा में एक डिमेरिट गुड्स है। डिमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स का अगर आपने अर्थशास्त्र को आपने पढ़ा हो तो मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मेरिट गुड्स पर टैक्स की दर कम होती है, डिमेरिट गुड्स पर टैक्स की दर ज्यादा होती है, ड्यूटी की दर ज्यादा होती है। तो क्या पेट्रोल डीजल को हम डिमेरिट गुड्स माने? बिल्कुल नहीं। पेट्रोल डीजल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि कमाई भी आपको ध्यान में रखना है, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आप 108 से घटा करके 50 करने को तैयार नहीं है, 70 को घटा करके 50 करने को तैयार नहीं है। यहां पर एक और तथ्य आपको ध्यान में रखना है, उसको हम लोग कहते हैं RNR। जीएसटी के मामले में RNR जो है वो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। RNR का फुल फॉर्म क्या है? इसको कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, यानी कि कमाई के निष्पक्ष रहे।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई तो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं थी, लगभग 1200 से ज्यादा की वस्तुएं और निगेटिव लिस्ट को छोड़ करके जितनी भी सेवाएं थी, उन सब पर जब दर तय करने की बारी आई तो उसका जो एक सिद्धांत अपनाया गया कि जीएसटी लागू होने के पहले उन पर जितनी कर लगाई जाती थी, जीएसटी लागू होने के बाद उसी के आसपास दर हो, जिससे कि केंद्र और राज्यों की कमाई पर असर ना पड़े। आप समझ गए? रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब यानी कि कमाई पर आपका असर ना पड़े कर की दरों में होने वाले बदलाव की वजह से। अब जब हम 108% और 70% पे जाते हैं और जब हमारा अधिकतम दर 50% है तो कमाई तो बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। और यही वो तथ्य है, यही वो तकनीकी पहलू है जो जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को आने से रोकती है। क्योंकि टैक्स की दर कम हो जाएगी, कमाई आपकी कम हो जाएगी और कमाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के करीब आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सब कारणों से केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं इसे नहीं लाना चाह रही हैं, इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। तो बयान होता है कि इसे लाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लाया जाना चाहिए, क्यों नहीं लाया जा रहा है जीएसटी में, उसका यह व्यवहारिक पहलू है। पहला व्यवहारिक पहलू यह है कि केंद्र और राज्यों को अच्छी खासी कमाई होती है, और दूसरा पहलू यह है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के वो करीब नहीं होगा, यानी कि वो दर जिस पर जीएसटी लागू होने के पहले होने वाली कमाई में बहुत ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, वो दर यहां पर लागू करना संभव नहीं है। इसी की वजह से हम पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लागू करने को लेकर के फैसला नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसको लेकर के आपके मन में कोई शंका नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा कि आखिरकार इस पर ऐसा फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। अब आपके लिए जो आखिरी तथ्य है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, वो है महंगाई। महंगाई एक ऐसी चीज है जो हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन जो गरीब होता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए हम लोग महंगाई को गरीबों का कर भी कहते हैं। एक तरफ तो जो आय कमा रहे हैं या जो एक बेहतर आर्थिक स्थिति में है वो आयकर चुका रहे हैं, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो गरीबों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब आपके लिए क्या है, अगर आप दो तरीके से देखें, एक तो आपके पास अगर वाहन है अपना, चाहे वो 2 पहिया हो 4 पहिया हो, उसमें जब आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो उस पर आप कीमत अदा करते हैं, ज्यादा कीमत अदा करते हैं। और दूसरी तरफ जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो जो कीमत बढ़ जाती है पेट्रोल डीजल की, उस सामान की भी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उस सामान की ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी होती है। और सामान की ढुलाई की लागत क्यों बढ़ती है? क्योंकि लगभग 71% जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वहां पर सड़क की हिस्सेदारी 71%, यानी कि मान लीजिए कि जितना भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है उसमें से 71% सड़क मार्ग के जरिए जा रहा होता है। और सड़क मार्ग पे आपको पता है कि डीजल के जरिए उसका इस्तेमाल होता है, उसका ईंधन जो है वो डीजल है। डीजल के भाव बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब जो भी सामान सड़क से ले जाया जा रहा है या ले आया जा रहा है उसकी लागत बढ़ेगी। जो कच्चा माल है जो फैक्ट्री तक पहुंच रहा है उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो अंत में लागत किसको चुकाना है? अंत में लागत एक आम उपभोक्ता को ही चुकाना है। तो हम लोग इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी कि एक तरफ तो यह है कि जो आप सीधे सीधे पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा कीमत चुकाते हैं, और दूसरी तरफ जो आप सामान खरीद रहे होते हैं उसके लिए ज्यादा कीमत चुकाते हैं, क्योंकि उसकी लागत बढ़ जाती है जब डीजल के भाव बढ़ते हैं। तो आपके ऊपर एक नहीं कई तरीके से मार पड़ती है। और जो जिनकी कमाई कम है, जिनकी आमदनी कम है, उसके ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ता है। तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल का बढ़ना, पेट्रोल और डीजल की कीमत का बढ़ना, सिर्फ आप ये ना सोचिए कि गाड़ी चलाने के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, आप ये भी सोचिए कि हर सामान, हर सेवा, उसकी लागत बढ़ जाती है। वो आप तक पहुंचे उसकी लागत बढ़ जाती है। तो आपके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। तो पेट्रोल डीजल को हम सिर्फ गाड़ी मोटर वाले के हिसाब से ना सोचे, हम उस हर उपभोक्ता के लिहाज से सोचे जो कोई ना कोई सामान खरीदता है, उसकी खपत करता है या उसकी सेवा लेता है। उसके पास अपनी गाड़ी हो भी सकती है, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं भी हो सकती है। और यही वजह है
कि जब कभी भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उसका असर महंगाई पर पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे लिए महंगाई के आंकड़े का जो हमारे पास पैमाना है, जिसको हम लोग खुदरा मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। यानी कि 100 में 7 रुपए में जो बदलाव होगा उतना ही असर उस पूरे महंगाई दर पर पड़ेगा। लेकिन वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर उसका जो असर है वो कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि हर वस्तु, हर सेवा, उसकी लागत में, उसकी जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी होती है। वो उस आंकड़े में भले ही ना दिखता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई ये है कि हम सभी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि पेट्रोल डीजल का मामला सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि गाड़ियां चलानी है, उसके लिए हमको ज़्यादा खर्च करना है, या हमारे लिए पेट्रोल का बिल जो है वो बढ़ गया है। आपको ये सोचना है कि आपका पूरा बजट किस तरीके से उससे प्रभावित होता है। और दूसरा, आपको ये भी, जब आप इस चीज़ पे चर्चा करें तो उसमें आपको 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि स्रोत क्या है, हमारे पास आता कहाँ से, और जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग 85% हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्भरता है। दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि देश में खपत पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, हमको ध्यान में रखना है कि जो कर की व्यवस्था है वो केंद्र की एक स्पेसिफिक यानी कि निश्चित रकम के हिसाब से है, और राज्य की एक निश्चित दर और निश्चित रकम के योग के हिसाब से। तो एक तरफ केंद्र सरकार स्पेसिफिक रेट पे लेती है और राज्य सरकार जो है आपका एड वैलोरम और स्पेसिफिक के कॉम्बिनेशन पे लेती है। चौथा जो मुद्दा ये आता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नीचे स्तर पर बनी रहेंगी? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर जाने के आसार जो हैं वो ज्यादा होते हैं। और पांचवा और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि महंगाई के ऊपर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, और महंगाई किस तरीके से समाज के उस तबके को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है जिसकी आमदनी कम है और जिसे हम गरीब कहते हैं। तो ये थी पेट्रोल डीजल की कहानी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसे आप और बेहतर तरीके से समझ सके। मुझे उम्मीद है कि जो हमने आपसे बातचीत की, जो हमने जिन तथ्यों को आपके सामने रखा, उससे आपको आकलन करने में, उससे आपको उसको समझने में और उसके बारे में लोगों को समझाने में, लिखने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।